नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। जापानीज मीडिया ने पहली बार, मैं कहूँगा लंबे समय के बाद, चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है साउथ एशिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय दूसरी कंट्रीज का जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक, ये रशियन मीडिया है, ये लोग भी इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को। क्योंकि जापान का देखिए बहुत ही फेमस एक न्यूज आउटलेट है निकाई एशिया। इन लोगों ने एक आर्टिकल छाप दिया और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स भी नहीं कर रहा आज के समय। ये लोग लिख रहे हैं कि मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। ये लोग ऑल टुगेदर भारत की विदेश नीति को ही कह रहे हैं कि गलत है, फंडामेंटली ही गलत है। मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया। नाउ ये हेडलाइन ही बहुत ज़्यादा सेंसेशनल है और गलत भी है फैक्चुअली, क्योंकि आज के समय अगर हम देखें तो साउथ एशिया में इंडिया बिल्कुल भी फ्रेंडलेस नहीं है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, बाय द वे, जब हम कहते हैं साउथ एशिया तो यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इवन मालदीव्स, ये सब देश आ जाते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत में आए हैं। इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लोन दिया है, उनकी हेल्प करी है और मुइजू ने खुद बोला कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रेसिडेंट मुइजू खुद भारत में आकर ये कह रहे हैं इंडिया हमेशा मालदीव्स का स्टेडफास्ट एलाई रहा है, जबकि इंडिया खुद कभी भी ये वर्ड एलाई यूज करता नहीं है। हम मालदीव्स को एक पार्टनर बुलाते हैं। फिर अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के इंडिया के साथ काफी अच्छे टाइज हैं। बीच में केपी ओली का आप अगर एग्जाम्पल हटा दीजिए, नेपाल इंडिया रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। भूटान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इन श्रीलंका। बिल्कुल हम्बन टोटा पोर्ट का इशू बना हुआ है और काफ़ी बार श्रीलंका से ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम इंडिया चाइना के बीच में सैंडविच नहीं होना चाहते। बट उसके बियॉन्ड आप अगर देखें तो वी एंजॉय गुड रिलेशंस विद श्रीलंका। अभी रिसेंटली ही हमने ये देखा है कि श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एक्सेस दे दिया है भारतीय टूरिस्ट को। ये किसी अनफ्रेंडली कंट्री के लिए नहीं किया जाता, ये फ्रेंडली कंट्री के लिए ही किया जाता है कि वीज़ा की आवश्यकता भी नहीं है, आपके टूरिस्ट डायरेक्टली आ सकते हैं हमारे देश में। ना पाकिस्तान देखिए, एक यूनिक केस है। पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ खराब है, इंडिया के साथ खराब है और पाकिस्तान दुनिया में कुछ पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करता भी नहीं है, तो वो अलग केस है। मगर ओपनली यहाँ पर यह कह देना कि इंडिया का कोई फ्रेंड है ही नहीं साउथ एशिया में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप एक्चुअली इसको अगर आप चेक करें, डज नॉट मेक एनी सेंस। बट जापानीज मीडिया देखिए भारत को लेकर बहुत गुस्सा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कोई गेस्ट राइटर आया होगा, नहीं, ये जो लिखा है ना, निकई सीनियर स्टाफ राइटर ने लिखा है। इनके जापान के बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तोरू ताकाहाशी। इन्होंने ये बात लिखी है कि इंडिया ने जो सोचा कि ये एक बहुत ही बड़ी एशियन पावर बनेंगे, राइवल टू चाइना, और पीएम मोदी की जो ये पूरी नीति थी, ये इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है। और घूम फिर के आकर इन्होंने यहाँ पर यही लिख दिया है कि चाइना आराम से आउटपेस कर रहा है इंडिया को और चाइनीज राइवलरी हैज ब्लाइंडेड मोदी टू एडवर्स पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन नियर बाय नेशन। नाउ ऐसी भाषा यहाँ पर क्यों यूज करेगा जापानीज मीडिया अबाउट इंडिया? यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए जापान में ना, जापान के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि भारत ने एशियन नेटो का जो आइडिया है ये रिजेक्ट कर दिया था। आपको पता होगा कि आज के समय जापान इस उम्मीद से एशिया में अपनी डेवलपमेंट कर रहा है कि एशियन नेटो बनेगा, एक ऐसा ग्रुप जहां पे ऑब्वियसली इंडिया होगा, फिलीपींस होगा, जापान होगा, परहैप्स वियतनाम जैसे कई और कंट्रीज को, साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, इन सब कंट्रीज को इकट्ठा लाया जा सकता है एक ग्रुप में। और एक नेटो जैसा ग्रुप होगा, ये बस इसका नाम कुछ और हम रख सकते हैं, एक एशियन नेटो जैसा ग्रुप होगा जहां पर मान लीजिए कल को चाइना अटैक करता है फिलीपींस को या साउथ कोरिया को, तो उस केस में सभी एशियन नेटो कंट्रीज मानेंगे कि इन पे आक्रमण हुआ है। जैसा सिस्टम हम देखते हैं अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में है, वैसा ही सिस्टम जापान चाहता है कि यहां पर भी आ जाए। और जापान ने काफी बार इसके बारे में कहा है कि इट इज टाइम फॉर एन एशियन नेटो। और आपको याद होगा 6 दिन पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, जी हाँ, ये जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा। ये एनिमे के काफ़ी बड़े फैन हैं, तो इसलिए काफ़ी बार ड्रैगन बॉल जी की जो ये कॉस्प्ले हैं ये करना पसंद करते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि एशियन नेटो का समय आ चुका है। हालांकि बाद में जापानीज मीडिया में ही इंटरनली इस आइडिया की काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि जयशंकर साहब ने ही ओपनली रिजेक्ट कर दिया
कि इंडिया एक एशियन नेटो नहीं चाहता। हम कभी भी ऐसे किसी फ्रेमवर्क के पार्ट नहीं रहे कि तुम पे अटैक तो हम पे अटैक, और ऐसी सोच हमारी है नहीं। जबकि जापान को आप अगर देखें तो हमेशा ऐसा इन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा है कि यूएसए पे अटैक तो जापान पे अटैक, जापान पे अटैक तो यूएस पे अटैक, और उसके अलावा यूएसए इस टाइप का फ्रेमवर्क फिलीपींस के साथ ही रखता है। तो इंडिया ने सिंस कभी भी ऐसा फ्रेमवर्क बनाया नहीं है, तो हम लोग इस सब में उलझना नहीं चाहते। और यहाँ पे आप देख पाओगे उसके बाद ये जापान टाइम्स का आर्टिकल है, इशिवा का एशियन नेटो डेड ऑन अराइवल, आते ही मर गया ये, क्योंकि इंडिया जो मेन कंट्री होगा एशियन नेटो में, इसने ही रिजेक्ट कर दिया है एशियन नेटो का आइडिया। और अभी देखिए जापान में इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन है कि अब एशियन नेटो का क्या करे, इसकी रीब्रांडिंग कर दे, क्योंकि नेटो नाम सुन के ही ना नेगेटिविटी आती है। क्योंकि यूक्रेन में जो रिसेंटली हुआ है, सबको पता है उसके पीछे यूक्रेन की जो जिद थी कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, वही रीजन है। अगर नेटो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होता रशिया के आसपास, तो आज के समय इतनी बड़ी वॉर ना होती। और चाइना भी काफ़ी बार कह चुका है कि जो ये एशियन नेटो का प्लान है, इसी की वजह से एशिया में भी एक बड़ी वॉर होने वाली है। तो एशियन नेटो लोगों को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। जापानीज ये सोच रहे हैं कि इसकी रिब्रांडिंग करते हैं कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी ट्रीटी या फिर कुछ इस टाइप का नाम रखते हैं, और बिल्कुल अलग तरीके से इसको रीब्रांड करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे आज से कुछ सालों बाद। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, जापान में इस बात को लेकर काफ़ी सरप्राइज है और फ्रस्ट्रेशन भी है कि इवन दो इंडिया ने गलवान वैली इंसिडेंट झेला, चाइना का जो अग्रेशन है इंडिया काफ़ी बार झेल चुका है बॉर्डर पे, तब भी इंडिया कॉन्फिडेंट है और इंडिया ओपनली रिजेक्ट कर देता है किसी भी एशियन नेटो के आइडिया को। आप यहीं पे देख लीजिए, इंडिया कॉन्फिडेंस शो कर रहा है अपनी मिलिट्री पर, अपनी ओवरऑल इकोनॉमी पर, कि चाइना कुछ भी अग्रेशन करेगा, वी विल टॉलरेट इट। चाइना को प्रॉपर जवाब इंडिया अकेले दे सकता है। नाउ ये केस जापान का नहीं है। जापान की आबादी तेजी से गिर रही है, इनके जो यंग लोग हैं ये मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते नहीं हैं, और जापान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नॉर्थ कोरिया की भी है। याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और नॉर्थ कोरिया थ्रेट पोज करता है ना सिर्फ साउथ कोरिया को, जापान को भी। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पहली बार हम देख रहे हैं जापानीज मीडिया शो कर रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भला बुरा कह के इनकी सरकार, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी भाषा यूज करेगी, बट आने वाले समय में तैयार हो जाइए। जापानीज मीडिया हो सकता है कि भारत की काफी आलोचना करे प्राइमरली फॉरेन पॉलिसी के इशू को लेकर, और ये कहे कि इंडिया का एक प्रॉपर विजन नहीं है, इंडिया दूर की नहीं सोच पा रहा, एशियन नेटो की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। इंडिया की विदेश नीति, एशियन नेटो, इन सब पे बहुत कमेंट्स की जाएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। नाउ फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली अप्रूव कर दी है द सेल ऑफ MK54 टॉर्पीडोज फॉर इंडियन नेवी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, यूएसए, रशिया या फिर जर्मनी। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। $175 मिलियन की ये डील होगी। बताइए कौन सा देश बेचेगा MK54 टॉर्पीडोज टू इंडिया। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी IQ के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PG10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PG10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।